कहते हैं कि रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी का होना बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है। अगर किसी रिश्ते में गुस्सा, अपमान और धोखा देखने को मिले, उसका अंजाम इतना ही खौफनाक हो सकता है, जो कि इस कहानी में आपको आगे बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी और आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र 24 वर्ष की होती है, वो दरअसल 13 अगस्त 2025 को गोवा से अपने घर आता है मुजफ्फरनगर। घर आने के बाद वो अपनी भाभी से कहता है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, और वो घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद घर वाले देर रात तक इंतज़ार करते रहते हैं, वो वापस नहीं आता है। 14 अगस्त का दिन आता है, सुबह को इंतज़ार करते रहते, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ आता है। तब वो नज़दीकी थाने में जाते हैं और वहां जाकर के गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। दूसरा दिन आता है जो कि 15 अगस्त 2025 का होता है। उस बहुत ही दिल दहला देने वाला सनसनी केस सामने आया, जिसमें सहजानंद कॉलोनी के अंदर पूरे सनसनी फैल, जहां पर लोगों ने देखा कि एक बोरा पड़ा हुआ है, और जब उस बोरे के पास जाने की कोशिश की तो काफ़ी ज़्यादा खून उससे टपक रहा था। जब लोगों ने देखा तो हल्ला मचाया, हाहाकार हुआ, सनसनी हुई, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लोगों ने हिम्मत की उस बोरे को खोलने की, तो जैसे ही उस बोरे को खोला तो उसमें एक लाश थी। अब कॉलोनी के लोगों ने सदर थाने में सूचना दी, तो कुछ ही मिनटों में सदर थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने दोबारा से जब उस सूटकेस को खोलकर देखा तो उसमें एक लाश पड़ी हुई थी, जिसकी आंतें बाहर निकली हुई थी, गर्दन धड़ से अलग थी, हाथ कटके अलग था। इतना दर्दनाक उसको मौत दिया गया था। पुलिस भी उस लाश को देखने के बाद समझ चुकी थी कि किसी एक खौफनाक रंजिश ने किसी घटना को अंजाम दिया है। अब बॉडी की शिनाख्त करवाने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों से कहा, तो किसी भी व्यक्ति ने उस बॉडी को नहीं पहचान पाया। तो पुलिस ने सभी आसपास के थानों में उसका फ़ोटो सर्कुलेट कर दिया कि अगर कोई ऐसी कंप्लेंट दर्ज हो तो सूचना भेज दी जाए। तभी बहराज थाने से सूचना आती है कि 14 अगस्त को जयप्रकाश नाम का व्यक्ति, जो कि शाम को करीब 7:30 बजे से गायब है, जिसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज है। अब पुलिस जयप्रकाश के फैमिली वालों को बुलाती है और बॉडी की शिनाख्त करवाती है। तो बॉडी की शिनाख्त होने के बाद पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सवाल ये था कि इतनी बेरहमी और रंजिश से इसका कत्ल कौन कर सकता है। पुलिस इस एंगल की तलाश में थी कि दूसरा दिन आता है जो कि 16 अगस्त 2025 का। पुलिस जयप्रकाश के फैमिली वालों से बातचीत करती है, तभी जयप्रकाश की मां ने एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। उसने बताया कि जयप्रकाश उसका सबसे छोटा बेटा है और ये गोवा में इंजीनियरिंग का काम करता है। इसका रिलेशनशिप मेरी बहन की ननद की बेटी के साथ चल रहा है, जो कई सालों से है, और ये आए दिन उससे मिलने आता रहता था और इनके बीच शादी की बातचीत भी चल रही थी। पुलिस इस एंगल को अपने हाथ में लेती है और उसे ललिता लड़की से मिलने की कोशिश करती है। उसके घर पर जाती है तो पूरा ताला लगा हुआ था, घर अंदर से लॉक खुलता, वहाँ कोई नहीं मिलता। अब पुलिस ललिता के फ़ोन नंबर से कॉल डिटेल निकालती है और उसमें स्पष्ट हो जाता है कि वो लगातार 2 महीने से जयप्रकाश के संपर्क में थी। अब इतना सा एंगल काफ़ी था। अब आखिर पुलिस को क्लू ढूंढना था, तो उसमें वो ललिता और जयप्रकाश की आखिरी लोकेशन को ट्रेस करती है कि आखिरी जगह पर उन दोनों की लोकेशन सेम एक होटल में पाई जाती है, जहां पर पुलिस जांच के लिए पहुंचती है और होटल के स्टाफ से बात करती है। तो वो बताते हैं यहाँ मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक रविंदर नाम के लड़के ने ये कमरा बुक किया था। अब वो रविंदर नाम का लड़का कोई और नहीं बल्कि ललिता का एक ममेरा भाई होता है। पुलिस उस होटल के क्लू से रविंदर तक पहुंचती है। रविंदर को गिरफ्तार करके जब गिरफ्त में लाती है, उससे सवाल जवाब करती है, तो रविंदर घुमा फिरा के इधर उधर के जवाब देना शुरू हो जाता है। जब पुलिस कड़ी और सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने बहुत ही चौंकाने वाले इसमें खुलासे किए। जयप्रकाश को मारने की साजिश कई महीनों से चल रही थी।
उसने बताया कि इन लोगों का रिलेशनशिप करीब 2018 से चल रहा था, जिसके बीच इन लोगों में काफ़ी अच्छे संबंध थे। अभी एक दिन ऐसा होता है कि जयप्रकाश जो है गोवा से अपने रूम से, और जो कि पटना में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और ये जयप्रकाश जो है गोवा में अपने इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। इन दोनों के बीच में आए दिन बातें होती रहती थी, संबंध इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दिन एक ऐसा होता है कि जयप्रकाश ललिता के पास वीडियो कॉल करता है, और उस वीडियो कॉल में ललिता के रूम में कोई एक लड़का नज़र आता है, जिसके बारे में जयप्रकाश पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो ललिता उसको बताने से इनकार कर देती है और मना करती है। इसी बीच इन लोगों की कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इतनी आगे बढ़ जाती है कि इन लोगों में आपस में बातचीत होना भी बंद हो जाता है, क्योंकि जयप्रकाश ललिता से बेहद ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए वो बार बार कई कोशिशें करता है। जब ललिता बात करने से मना कर देती है, तब जयप्रकाश के पास ललिता के कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज होते हैं, जो कि जयप्रकाश ललिता के परिवार वालों और रिश्तेदारों के पास सेंड कर देता है। अब ललिता को इस अपमान का बदला लेना था। ललिता इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तभी से वो प्लान बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर वो जयप्रकाश को फ़ोन करती है, फ़ोन पर बातों में उलझाती है, लगातार बात करती रहती है, और उसको गोवा से मुजफ्फरनगर बुलाने की तैयारी करती है। और ये मुजफ्फरनगर आने से मुकर रहा था। फिर ललिता ने एक बहुत ही साजिश का प्लान बनाया, जिस प्लान में वो फंस गया। उसने जयप्रकाश को बताया कि मुजफ्फरनगर आ जाइए, हमने अपने फैमिली वालों से बातचीत कर ली है, और हम एक होटल में शादी करेंगे, फिर हम लोग पूरा जीवन अपने साथ बिताएंगे। तो ललिता के फ़ोन कॉल से जयप्रकाश गोवा से मुजफ्फरनगर आता है। आने के बाद अपने माता पिता से घंटा आधा घंटा मिलने के बाद ललिता के बुलाए गए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, और वहां बनाए गए प्लान के मुताबिक रूम पहले से ही बुक होता है। ललिता वहां मिलती है, ये लोग नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद इन लोगों में बातचीत होती है। तो ललिता बताती है कि हमने शादी की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, आपको सिर्फ चलना है। मेरे भाई का कमरा है पास में ही, वहां चलकर हम लोग शादी करेंगे। जब ललिता जयप्रकाश को बातों में लाने की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान ये अपने घर और फैमिली वालों को एक फ़ोन से एक मैसेज सेंड करती है, जिसमें जानकारी देती है कि हम जयप्रकाश को लेकर के रविंदर के रूम पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही जयप्रकाश रविंदर के रूम पर पहुंचता है, तो ललिता के बहनोई और माता पिता और ममेरा भाई रविंदर, ये 4-5 लोग जाते हैं, और इस जयप्रकाश के सर पे बहुत तेज़ी से वार करते हैं, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद ये चाकू निकालते हैं, सबसे पहले गर्दन को धड़ से अलग करते हैं, उसके बाद पेट को फाड़ते हैं, आंतें बाहर निकाल हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद और रविंदर के घर में ही जयप्रकाश की बॉडी को सूटकेस में पैक किया जाता है। बॉडी को फेंकने के लिए पास ही में 100 मीटर की दूरी पर साइकिल पे रख करके जाते हैं वो लोग, और वहां फेंक करके वापस आ जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं पर ये डर था कि इस चीज़ का खुलासा पुलिस कर देगी, इसीलिए ललिता और उसके माता पिता फरार हो जाते हैं, और रविंदर पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। पुलिस ने फ़िलहाल रविंदर को जेल भेज दिया है, और ललिता और उसके माता पिता और उसके बहनोई की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।